हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्वागत है आपका मैट फोरेंसिक पे और आज हम बात करने वाले हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड देयर टाइप्स के बारे में। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंस्ट्रूमेंटेशन का और इसके अंदर काफ़ी बड़ी ब्रांच है जिसके अंदर काफ़ी सारे टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी आती है। आईआर आती है, यूवी विजिबल आती है, रमन, एमएस, ठीक है। तो काफ़ी सारी आती है, तो उन सब पे भी वीडियोस आ जाएंगी। लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना ज़्यादा इस वीडियो को देखते हो, कितना ज़्यादा आप इस वीडियो को सपोर्ट करते हो। तो इस वीडियो के लिए ना आपको एक टारगेट देता हूँ, मैं आपको बस 100 लाइक्स पूरे कर देने हैं इस वीडियो के ऊपर और 20 से 25 के आसपास आप कमेंट्स करवा दो। उससे क्या है यार, मेरे चैनल पे थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ेगी और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि और भी मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ। बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस, फिंगरप्रिंट्स, एंटोमोलॉजी, तो बहुत सारी आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलो यार, बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को स्टार्ट कर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जानेंगे, बीयर लैम्बर्ट्स लॉ, आगे जितनी भी टाइप्स की हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो उन सबको हम जानने वाले हैं, जैसे यूवी विजिबल, आईआर, एएस, रमन, एक्सरे, मास, एनएमआर और फोरेंसिक एप्लीकेशन भी इनकी हम एक एक करके जाने। सबसे पहले आ जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। The spectroscopy is the study of interaction between matter and electromagnetic radiation as a function of wavelength और frequency। मतलब क्या है, बेसिकली आप सिंपली ये समझो, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इंटरेक्शन है लाइट की एक मैटर के साथ। अब वो मैटर उस लाइट को चाहे एब्जॉर्ब कर ले, चाहे उसको ट्रांसमिट कर दे, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम यूज करते हैं, मतलब जो लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है, वो मैं आपको अगली स्लाइड पे समझाऊंगा। उस स्पेक्ट्रम में से कितनी लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है या कितनी ट्रांसमिट कर रहा है, एज अ बेस फंक्शन ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। मतलब उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैटर करेगी लाइट की और उसकी वेवलेंथ भी मैटर करेगी। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, तो उसको मैं आपको सिंपली समझाऊं बिना किसी कंफ्यूजन के, तो सिंपल सी बात ये है, एक मैटर होता है। अब मैटर कोई भी पार्टिकल हो सकता है, उसके ऊपर लाइट पड़ रही है। अब उस लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है या कितना फेंक रहा है, मतलब ट्रांसमिट कर रहा है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको पढ़ने को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, एक लेटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है ये। इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम, जो मतलब लेटिन वर्ड था वो स्पेक्ट्रम था, ठीक है। अब ग्रीक वर्ड एक होता है स्कोपी। ये लेटिन वर्ड क्या है स्पेक्ट्रम, ग्रीक वर्ड क्या है स्कोपे। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है अपीयरेंस। अब ग्रीक वर्ड जो स्कोपी है उसका क्या मतलब होता है टू लुक। अब ये दोनों टर्म्स को मिला के हमारे पास क्या आया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी आया था, जो कि 17th सेंचुरी में बाय न्यूटन ने हमें दिया था। तो न्यूटन बाबा ने बहुत जगह हाथ पैर मार रखे हैं, फ्रिक्शन, अपने न्यूटन के लॉज वगैरह, तो काफ़ी सारी जगह पे इन बीच भाई साहब प्रेजेंट है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं, इसके अंदर हम पढ़ते क्या हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाइट को हम पढ़ते हैं कि कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी ट्रांसमिट हो रही है, या फिर उसकी वजह से मॉलिक्यूल में कितनी वाइब्रेशन आ रही है, या फिर उससे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, या फिर ग्राउंड स्टेट से मतलब ऊपर जा रहा है, एक्साइट हो रहा है, या फिर ड्रॉप करके जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, उसकी हम स्टडी करते हैं। तो इसमें मल्टीपल स्टडीज हम कर सकते हैं। अब इसके बाद इसी फोरेंसिक साइंस में मैटर क्यों करती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों इंपॉर्टेंट है फोरेंसिक साइंस के लिए। फोरेंसिक साइंस के लिए क्या है, हर एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो कुछ भी हो सकता है, फाइबर भी हो सकता है, ड्रग भी हो सकता है, उसके अलावा कोई क्या बोलते हैं, कोई मेटल भी हो सकता है। तो हर किसी का है ना एक अलग से स्पेक्ट्रा होता है, जो स्पेक्ट्रा सिग्नेचर होता है ना, वो भी सबका अलग अलग होता है। जैसे एक फिंगरप्रिंट होता है, जो रेडिएशन वो रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी एक्साइट हुआ है, कितना डाउन होकर उसने अपनी जो फ्रीक्वेंसी रिलीज करी है, एनर्जी रिलीज करी है, उन सब की स्टडी करके हम ये बता सकते हैं भाई ये चीजें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है या फिर पर्टिकुलर सब्सटेंस है। तो ये सारी सारी चीजें हम है ना इसके अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर फोरेंसिक साइंस में स्टडी कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो कि इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए, यूजीसी नेट में भरपूर इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो स्पेक्ट्रम हमारा क्या कहता है, गामा रे पहले आती है, एक्सरे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव और रेडियो। ये हमारा एक स्पेक्ट्रा होता है जो बटा होता है डिफरेंट रीजन्स के अंदर। अब गामा रेस क्या होती है, अब जो गामा है ना उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। अब रेडियो की इधर हम आ जाए ना, रेडियो के अंदर है ना फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। तो और जो फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ही कम होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी। जो हमारा फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू, वहां से डायरेक्टली रिलेशन हम निकाल सकते हैं।
अब आप यहाँ पे देख सकते हो E इज़ इक्वल टू एच न्यू होता है, एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू का क्या मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या कह रहा है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा ही एनर्जी होगी। तो यहाँ पे क्या है गामा की एनर्जी कम होती है सॉरी गामा की एनर्जी ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। और अब हम गामा से जैसे एक्स-रे पे जाएँगे, यूवी विज़िबल तो एनर्जी इसकी जो एनर्जी है घटती रहेगी ऐसे-ऐसे। तो हमें सारों को पढ़नी है, एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, यूवी विज़िबल भी होती है, आईआर भी होती है, ठीक है? एनएमआर भी होती है, तो काफ़ी सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, जो कि स्पेक्ट्रम से हम आराम से डिराइव कर सकते हैं। अब आपने ये रिलेशन तो पढ़ लिया इज़ इक्वल टू एच न्यू, ठीक है? सी इज़ इक्वल टू न्यू लैम्ब्डा, ठीक है? उससे एक रिलेशन आ गया ई इज़ इक्वल टू एच सी बाय लैम्ब्डा। तो ये रिलेशन है आपको पता होने की ज़रूरत मतलब आप पता कर भी सकते हो और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हायर एनर्जी प्रोटॉन्स ब्रेक बॉन्ड्स, लो एनर्जी आईआर वाइब्रेशन कॉज वाइब्रेशन मतलब क्या है जितकी जितनी ज्यादा एनर्जी होगी जैसे ये इधर आ जाए हम यूवी पे आ जाए एक्सरे पे आ जाए गामा पे आ जाए ये जो है ना इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते हैं या तो बॉन्ड तोड़ देंगे किसी के बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बॉन्ड ही तोड़ देंगे या इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन ये जो हम इधर आ जाए आईआर की तरफ आ जाए ना आईआर क्या है एक एनर्जी इसके पास बहुत कम होती है। ये ना तो बॉन्ड तोड़ सकती है, ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हायर एनर्जी स्टेट पे पहुँचा सकती है। अब ये जो दिक्कत है, इसकी वजह से एक चीज़ कर सकती है, लेकिन कॉज़ कर सकती है वाइब्रेशंस। अब इसके बाद फोरेंसिक टेक्निक्स कैन यूवी, विज़िबल, आईआर मतलब इन सब में ये डिफरेंट रीज़न का हम यूज़ करते हैं। यूवी, विज़िबल, आईआर, एक्स-रे, रेडियो फ्रीक्वेंसी इन सभी का हम अपनी फोरेंसिक के अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज़ करते हैं। अब बीएल-लैम्बर्ट लॉ को भी जान लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीएल-लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है? अब देखो सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ बीएल-लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है। एक हमारे पास सॉल्यूशन होता है, ठीक है? जिसकी हमें एक मतलब क्या निकालनी है कंसंट्रेशन निकालनी होती है, ठीक है? मतलब एब्ज़ॉर्बेंस निकालनी होती है। अब सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होती है और ये जो चीज़ है ना बॉक्स ये आप क्यूवेट मान सकते हो। अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोप देखा है मतलब जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो देखा है, तो उसके अंदर क्या होता है क्यूवेट डलती है। मेरे पास फ़ोटो की तो मैं दिखा दूँ, उस क्यूवेट की एक पाथ लेंथ होती है। ये जो दिख रही है ना आपको लेंथ ये जो है वो क्यूवेट की पाथ लेंथ होती है और अब जो लाइट उसके ऊपर पड़ेगी, अब हमें क्या करना है स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट घेरनी है। अब ये जो इंसिडेंट लाइट है वो सॉल्यूशन के ऊपर गिरेगी। अब सॉल्यूशन के ऊपर गिरने पे जो लाइट एब्ज़ॉर्ब करेगा सॉल्यूशन वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सो एब्ज़ॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूशंस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी कि सॉल्यूशन में कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज़्यादा एब्ज़ॉर्बेंस होगी। ठीक है? और अब ये क्या है एक और चीज़ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके पाथ लेंथ के। जितनी ज़्यादा क्यूवेट की लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा जो हमारी एब्ज़ॉर्बेंस होगी वो भी ज़्यादा ही हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए एब्ज़ॉर्बेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ठीक है, बी क्या है हमारे पास पाथ लेंथ है, सी क्या है हमारे पास कंसंट्रेशन है और ये जो ई है जिसको एप्सिलॉन भी बोल सकते हो आप, ये क्या है एक तरीके से एब्सॉर्बिविटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आता है वो कट के यहाँ पे क्या आ जाएगा एब्सॉर्बिविटी कांस्टेंट या फिर मोलर एब्सॉर्बिविटी कांस्टेंट ठीक है, जिसकी यूनिट क्या हो सकती है एल मोल इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स ठीक है। अब एब्सॉर्बेंस की तो कोई यूनिट नहीं होती एब्जॉर्बेंस क्या है कितनी लाइट उस चीज ने एब्जॉर्ब कर ली ठीक है और ट्रांसमिटेंस क्या होता है कितनी लाइट उसने पास कर दी। तो ये हमारी बेसिक सी चीजें होती है बीएड लैम्बर्ट लॉ बस हमें इतना ही बताता है जो एब्जॉर्बेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के और जो उसकी क्यूवेट है उसकी पास लेंथ। अब इसके बाद कुछ फोरेंसिक सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम इसकी क्या काम आता है बीएड लैम्बर्ट्स लॉ हम पढ़ तो रहे हैं। ये पूरा बेसिक प्रिंसिपल है पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी का ठीक है जो बीएड लैम्बर्ट लॉ होता है ये हर जगह काम आता है ये ग्राफ जनरेट करने में काम आता है इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने में काम आता है ठीक है, कंसंट्रेशन को पता करने में काम आता है। अगर हमें एब्ज़ॉर्बेंस पता चल गई, ठीक है, पाथ लेंथ हमें पता होती है, तो हम यहाँ से कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं आराम से, समझे? तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएल-लैम्बर्ट लॉ हमारी पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, वैलिड ओनली लेकिन इसकी एक दिक्कत है कि ये मोनोक्रोमैटिक लाइट पे ही एप्लीकेबल है। अब लाइट के टाइप हो सकते हैं, डाइक्रोमैटिक, मल्टीक्रोमैटिक, ठीक है? मतलब जिसमें ज़्यादा लाइट होती है, जैसे कि अपना एक व्हाइट लाइट होती है, उसमें 7 कलर होते हैं। अब मोनोक्रोमैटिक क्या हो जाएगा, उस 7 में से सिर्फ़ 1 कलर उठा लिया, जैसे कि येलो। अब वो भी डिपेंड करता है वेवलेंथ के ऊपर। तो मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या होती है? सिंगल वेवलेंथ की लाइट होती है सिंपली, ठीक है? और दूसरा क्या है इसके लिए ज़रूरी क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए मतलब हाइली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, तो हो सकता है ये बेड-लैम्बर्ट लॉ फेल हो जाए। नो फोटोकेमिकल रिएक्शन शुड अकर। अब जो लाइट डल रही है उसकी वजह से सॉल्यूशन के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है कि वो कितनी लाइट को एब्ज़ॉर्ब कर रहा है या कितनी लाइट को ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ के बारे में आपको पता होनी चाहिए थी।
अब इसके बाद हम आ जाते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। अब यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे कॉमन टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो यूज़ करते हैं हम, और इसमें हमें पता होना चाहिए, क्या-क्या पता होना चाहिए? एक तो यूवी विजिबल की वेवलेंथ, मतलब जो उसका एमिशन स्पेक्ट्रा होता है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि अल्ट्रावायलेट का क्या होता है, 200 से 400 नैनोमीटर होता है। और विजिबल लाइट का क्या होता है, 400 से 700 नैनोमीटर होता है। ठीक है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अब इसमें क्या होता है, यूवी विजिबल के पास ज़्यादा एनर्जी होती है। ज़्यादा एनर्जी से क्या करेंगे, वो एक्साइट कर देंगे इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। अब ये पाई पाई बॉन्ड क्या है, एंटी बॉन्डिंग जो हमारे पास, अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रखी है केमिस्ट्री के अंदर, तो वहाँ पे आता है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के हायर एनर्जी स्टेट पे कूद रहा है। सिंपल सी बात ये है। ये ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे कूद रहा है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड बेसिकली क्या है, आपने वो पढ़ा होगा कि आपके पास सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड क्या होता है हमारा, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बोल देते हैं उसको। और जो हमारा डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ऐसे ही जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये कुछ केमिस्ट्री थी, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। उसके बाद हम प्रिंसिपल को देख लेते हैं। प्रिंसिपल क्या कहता है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का? एक तो हमें लाइट सोर्स चाहिए। प्रिंसिपल बेसिकली है क्या, बियर लैम्बर्ट लॉ ही है ज़्यादातर का। लेकिन हमें क्या जानना है कि कैसे-कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं टेक्निक को। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, इसको है ना मैं आपको अगले पेज पे समझा दूँगा, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक और फॉर्मूला है, इज इक्वल टू लॉग आई नॉट अपॉन आई। आई नॉट क्या है अपनी, जो इनिशियल जो हमारी लाइट आई थी वो, और आई क्या है हमारी, जो लाइट उसने ट्रांसमिट करने के बाद भेजी है। मतलब क्या है, एक लाइट हमने दी उसको, कुछ सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर ली लाइट को, जो लाइट उसने फेंक दी वो हमारे लिए क्या है, आई, और जो हमने दी वो क्या होगी, आई नॉट। अब ये जो है, ये ग्राफ बनता है एब्जॉर्बेंस का, किसके साथ बनता है, वेवलेंथ के साथ बनता है। तो ये ग्राफ बनता है, मैं आपको आगे समझाता हूँ ये प्रिंसिपल में बता क्या रहा है। अब प्रिंसिपल के अंदर वो बता क्या रहा था, बेसिकली हमारे पास क्या है, एक लाइट सोर्स होता है। लाइट सोर्स क्या करेगा, मोनोक्रोमेटर के ऊपर गिरेगा। लाइट सोर्स में क्या है, जैसे D2 लैंप हो सकता है, ठीक है, W लैंप हो सकता है। ये क्या है, एक लैंप होते हैं जो हमारे, ये हम पर्टिकुलर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की वीडियो आएगी ना उनके अंदर ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये जो लैंप होता है हमारे लिए, सोर्स क्या करेगा, लाइट को फेंकेगा। अब लाइट मल्टीपल उसमें काफ़ी सारी वेवलेंथ होगी। अब मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, उसको सिंगल वेवलेंथ का बना देगा। फिर उसके बाद क्या, वो सैंपल के ऊपर जाएगा, सैंपल से डिटेक्टर के ऊपर जाएगा। डिटेक्टर कौन-कौन से हो सकता है, पीएमटी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, या फिर पीडीए, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। ठीक है? फिर उसके बाद रिकॉर्डर पे जाएगा। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी यही होती है। उसके बाद इसके कुछ क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन में हम सिंपली ड्रग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्लड अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पॉइज़न की एनालिसिस कर सकते हैं, इंक और डाई की एनालिसिस कर सकते हैं, और हीमोग्लोबिन और उसके डेरिवेटिव कंपाउंड की भी एनालिसिस हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इंफ्रारेड के ऊपर। इंफ्रारेड में क्या होता है, अब आईआर जो स्कोपी होती है, पहली बात मैंने आपको पहले ही बता दी, ये कमज़ोर होती है, तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऊपर फेंक सके, ठीक है? मतलब ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे डाल सके। तो वो उसकी बजाय ये वाइब्रेशन कराती है। अब वाइब्रेशन कैसी-कैसी हो सकती है, वो हम देखते हैं। उससे पहले आईआर के 3 एरिया होते हैं, मतलब नियर आईआर होता है, मिड आईआर होता है और फार आईआर होता है, ठीक है? अब ये जो रेंजेस होती है ये आपको पता होनी चाहिए। कई बार यूजीसी नेट में इसको पूछ लिया जाता है कि भाई मिड रेंज जो मिड आईआर है, उसकी जो स्पेक्ट्रा होती है वो क्या होती है, उसका वेवलेंथ क्या होती है? तो नियर आईआर की क्या होती है, 12,500 से लेके 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसके बाद मिड की क्या होती है, 4,000 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स। अब फार आईआर की क्या होती है, 400 से लेके 10 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है? जो टोटल रेंज होती है उसी में इससे बाँट रखे हैं भई, यहाँ से ये नियर बोल लेंगे, इसको मिड बोल लेंगे, इसको फार बोल लेंगे, ठीक है? अब इसके बाद क्या आ जाता है, जो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आती है वो 2 टाइप की हो सकती है, या तो स्ट्रेचिंग होगी या फिर बेंडिंग होगी। अब स्ट्रेचिंग क्या होती है, चेंज इन बॉन्ड लेंथ। मान लो 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, तो स्ट्रेचिंग मतलब उसको बाहर खींच दिया या फिर उसको ऐसे अंदर कर दिया, तो ये हमारे लिए स्ट्रेचिंग हो जाएगी। बेंडिंग हमारे लिए क्या है, बेंडिंग हमारे लिए क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं और हमने उसको बेंड कर दिया, ठीक है? मतलब वी शेप बना दी एक तरीके से, बॉन्ड एंगल चेंज कर दिया उसका। तो ये हमारे टाइप, ये 2 टाइप की वाइब्रेशन हो सकती है, तो मॉलिक्यूल ऐसे-ऐसे वाइब्रेट कर सकता है या फिर ऐसे-ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। तो अब हम एफटीआईआर के बारे में बात कर लेते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इंफ्रारेड ही है, तो मतलब आईआर सोर्स यूज़ होगा, चाहे वो ग्लोबल हो, चाहे वो नॉननेस लेंस हो, ठीक है? मतलब लेंस की बजाय मतलब लैंप हो, ठीक है? उसके बाद एक मोनोक्रोमेटर होगा या फिर बीम स्प्लिटर होगा, जिसको इंटरफेरोमीटर भी बोल सकते हैं हम। बीम स्प्लिटर क्या करता है, एक लाइट आ रही है उसको 2 हिस्सों में बाँट देगा, एक ऊपर एक नीचे। अब ऊपर क्या है, अपना सैंपल रहता है, नीचे रेफरेंस हो सकता है। अब उल्टा भी हो सकता है ये चीज़, ठीक है? इसको हम इंस्ट्रूमेंटेशन में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ये सिर्फ़ एक बेसिक है, आपको बताने के लिए कि ये कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है, क्या इसका प्रिंसिपल रहता है, वर्किंग बेसिक्स वर्किंग क्या है। उसके बाद क्या है, सैंपल सेल आता है हमारे पास, जो लाइट है वो सैंपल के पास जाएगी, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एटीआर कैलकुलेट करते हैं, मतलब एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस। अब ये वर्ड क्या है, आप
मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करना, ठीक है? लेकिन क्योंकि जब ये एफटीआईआर में बात करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं एमसीटी जिसमें मरकरी, कैडमियम और एक टेल्लुराइड बहुत अजीब-अजीब से नाम है यार इनके मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। डीटीजीएस का भी बहुत बड़ा-सा नाम है, ये भी मेंशन कर दूँगा मैं आपको यहाँ पे। तो कंप्यूटर पे जाएगा, ग्राफ जनरेट हो जाएगा, वो हम पढ़ ले सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं एफटीआईआर और में नॉर्मल आईआर में फ़र्क क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। जो इसकी स्पीड होती है, जो आरआईआर नॉर्मल आईआर की होती है वो स्लो होती है, इसकी ज़्यादा तेज़ होती है। सेंसिटिविटी नॉर्मल की कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, जिसको फेल्डेट एडवांटेज भी बोला जाता है। फेल्डेट एडवांटेज क्या होता है? मान लो एफटीआईआर में क्या होता है कि एक सैंपल के अंदर अगर मल्टीपल एलिमेंट्स प्रेज़ेंट है ना, तो वो एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स की पीक दे देगा और हमें बता देगा ये चीज़ यहाँ पे प्रेज़ेंट है, तो इसको फेल्डेट्स एडवांटेज बोला जाता है। स्ट्रे लाइट क्या होती है? एक तरीके से प्रॉब्लम होती है, जो लाइट जो हमारी बिखर जाती है ना फालतू की, तो उसकी बात कर रहा है। इसमें इसमें प्रॉब्लम है ज़्यादा, इसमें क्या है कम प्रॉब्लम है। अब सैंपल क्या है एटीआर को मेज़र करते हैं एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस मतलब क्या है, इसके अंदर है ना मल्टीपल लाइट टाइम्स जो लाइट है ना वो रिफ्लेक्ट करती है। अब एक डायमंड का क्रिस्टल हो सकता है इसके अंदर जो इसके अंदर यूज़ किया जाता है, डायमंड का किया जा सकता है, ज़िंक का करा जा सकता है। तो जो मेन डायमंड का होता है उसके अंदर क्या है मल्टीपल सरफेस है उसके पास डायमंड के पास ज़्यादा रिफ्लेक्शन के लिए। तो जैसे ही लाइट बार-बार जाएगी ना तो बार-बार सैंपल के पास आएगी, फिर डायमंड के पास, फिर ऐसे बार-बार रिफ्लेक्ट करेगी। तो उस जो टोटल एटेन्यूएटेड टोटल रिफ्लेक्टेंस है हम उसको पकड़ते हैं, ठीक है? हालाँकि ये मैं एफटीआईआर वाली वीडियो में ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इसमें केबीआर पैलेट रिक्वायर होती है जो नॉर्मल है, केबीआर पोटेशियम ब्रोमाइड की पैलेट बनती है। ये डायरेक्ट सरफेस कॉन्टैक्ट मतलब इसको हम डायरेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं, सैंपल प्रिपरेशन की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आईआर के कुछ फ़ायदे देख लेते हैं, ये मैं ज़्यादा समझाऊँगा नहीं। ड्रग आइडेंटिफिकेशन में, एक्सप्लोसिव में, फाइबर में, पेंट में, इसके बाद क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं, इंक वगैरह में और सोइल और अननोन व्हाइट्स पाउडर मतलब ड्रग्स वगैरह के में भी यूज़ कर एटॉमिक एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम देख लेते हैं। एटॉमिक एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या कहता है जो एएएस है, अब एटॉमिक एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो लाइट इलेक्ट्रॉन ने या फिर मॉलिक्यूल ने एब्ज़ॉर्ब कर ली, उसको हमें स्टडी करना है, ठीक है? लाइट हमने डाली, कुछ एब्ज़ॉर्ब कर ली, कुछ उसने फेंक दी। अब हम जितनी लाइट हमने फेंकी हमें पता होगी उसकी कितनी इंटेंसिटी है। कुछ उसने एब्ज़ॉर्ब कर ली, फिर जो इंटेंसिटी बची, फिर उसको हम स्टडी करके बता सकते हैं कि इसने इतनी लाइट एब्ज़ॉर्ब कर ली। तो उसी की स्टडी को हम बोलते हैं एएएस यानी कि एटॉमिक एब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब इसका कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे स्टेप वाइज़ प्रिंसिपल देख लेते हैं हम इसका। सैंपल इज़ नेबुलाइज़्ड एंड एस्पिरेटेड इंटू द फ्लेम मतलब सैंपल को बहुत ज़्यादा महीन फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक तरीके से वेपोराइज़ कर दिया जाता है। फिर उसको फ्लेम के अंदर डाल के, फिर उसको एक तरीके से गैसियस में बेसिकली गैसियस स्टेट में ला दिया जाता है। फिर फ्लेम एनर्जी डिसोसिएट सैंपल इंटू फ्री ग्राउंड स्टेट एटम्स उसको डिसोसिएट कर देती है पूरे सैंपल को। होलो कैथोड लैंप का हम इसमें यूज़ करते हैं। एमिट्स एलिमेंट स्पेसिफिक रेजोनेंस ले मतलब जो लाइट होती है उसकी स्पेसिफिक होती है सिंपली। अब वो जो ग्राउंड स्टेट पे एटम है, वो जो फ्लेम एब्ज़ॉर्ब रेडिएशन हमने डाल लिया उसके ऊपर, जो लाइट डाल लिया हमने, वो उसमें से कुछ एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, ठीक है? जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी, वो कौन से डिटेक्टर पे जाएगी? पीएमटी, फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब डिटेक्टर के ऊपर जाएगी, जो कि उसकी इंटेंसिटी को मेज़र कर लेगा। फिर उसके बाद हम डायरेक्टली एब्ज़ॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का एक रिलेशन निकाल सकते हैं बियर्ड-लैम्बर्ट लॉ की मदद से। ठीक है? बेसिक सा प्रिंसिपल आप समझ गए होंगे, ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे मैं जा नहीं रहा। एएएस के बाद में हम देख लेते हैं, मैंने आपको बता दिया जैसे एचसीएल है, होलो कैथोड लैंप है, फ्लेम एटॉमाइज़र है, यहाँ से बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में या फिर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइट जाएगी मोनोक्रोमैटर के थ्रू, ठीक है? फिर इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनसे टकराएगी, कुछ लाइट अब्ज़ॉर्ब हो जाएगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगी डिटेक्टर के पास, फिर वो बियर-लैम्बर्ट लॉ से रीडिंग दे देगा। अब इसका कुछ क्या बोलते हैं यूज़ देख लेते हैं टॉक्सिकोलॉजी में और एएस को एक चीज़ ध्यान रखना हैवी मेटल की डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी बार यूजीसी नेट में पूछ लेते हैं कि हैवी मेटल की डिटेक्शन के लिए कौन-सी स्पेक्ट्रोस्कोपी ज़्यादा यूज़फुल है। तो टॉक्सिकोलॉजी में लेड वगैरह की पॉइज़निंग वगैरह में यूज़ करा जा सकता है, हैवी मेटल है, आर्सेनिक में, गनशॉट रेसिड्यू में जैसे कि आर्सेनिक, लेड और एंटीमनी होता है, ठीक है? ड्रग टेस्टिंग में भी यूज़ किया जा सकता है और कुछ एनवायरमेंटल फोरेंसिक में भी जैसे कि ट्रेस मेटल ऑफ मेटल्स को डिटेक्ट करने के लिए सोइल और वाटर के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाता है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहता है? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना सबसे अलग सा ही टॉपिक है थोड़ा-सा, ठीक है? अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? इसको समझने के लिए ना आपको पहले नीचे की चीज़ें समझनी पड़ेगी, जैसे कि ये। अब ये क्या है? अब 3 टाइप की स्कैटरिंग होती है आपकी, ठीक है? रे लाइट स्पेक्ट्रिंग, कॉम्पटन स्पेक्ट्रिंग और रमन स्कैटरिंग, ठीक है? अब रे लाइट स्कैटरिंग क्या होती है? मान लो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में कोलिजन हो रहा है, मतलब कोलिजन मतलब भिड़ रहे हैं दोनों। तो जो भिड़ रहे हैं ना, तो जो लाइट होगी ना, उसकी जो एनर्जी होगी वो चेंज नहीं होगी मॉलिक्यूल्स की। ये क्या है? रे लाइट स्कैटरिंग होती है। मोस्टली ये गैसियस एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है? मतलब उनके अंदर ही होता है जो गैसियस होते हैं। तो क्या होता है 2 मॉलिक्यूल्स भिड़ते हैं, अलग होते हैं, उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता। ये हमारी ले रे लाइट स्कैटरिंग होती है,
ठीक है? कॉम्पटोन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। कॉम्पटोन क्या है? इनइलास्टिक होती है मतलब क्या है? इसमें एनर्जी लॉस होगी या तो गेन होगी। लेकिन कॉम्पटोन में क्या होती है? एनर्जी लूज़ होती है। मोस्टली किसमें? जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जब वो एक-दूसरे से टकराते हैं कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसकी वजह से उसकी एनर्जी गिर जाती है। तो एनर्जी की जो होती है कॉम्पटोन के अंदर गिर जाती है। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी सॉरी रमन स्कैटरिंग क्या होती है? अब ये जो रे लाइट स्कैटरिंग है ना, इसमें क्या होता है इलास्टिक होती है मोस्टली, जो एनर्जी है वो लॉस नहीं होती। लेकिन बहुत 1 इन अ मिलियन चांस होता है कि कुछ ना कुछ एक मॉलिक्यूल इनइलास्टिक एनर्जी को शो कर दे, ठीक है? मतलब रहेगी तो सारी की सारी इलास्टिक की कोई एनर्जी चेंज नहीं होगी, लेकिन एक मॉलिक्यूल ऐसा मिलेगा 1 इन अ मिलियन कि जो इनइलास्टिक को कैरी आउट करेगा। लेकिन इसमें एक और फ़र्क है, कॉम्पटोन में क्या है चार्ज पार्टिकल्स है, इसके अंदर क्या है कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो वो जो इनइलास्टिक पार्टिकल है रे लाइट के अंदर वो रमन स्कैटरिंग को कैरी आउट करता है। उसमें चाहे वो एनर्जी इंक्रीज़ भी हो सकती है, चाहे वो एनर्जी डिक्रीज़ भी कर सकती है। तो इसी एनर्जी के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में पकड़ते हैं। आई होप आपको समझा दिया मैंने, समझ आ गया होगा। बाकी इन जो पर्टिकुलर वीडियो आएगी उनमें तो आपको मैं अच्छे से समझा ही दूँगा। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक फ़ायदा क्या-क्या है मैं आपको देख लेता हूँ। बेस्ड ऑन इनइलास्टिक स्कैटरिंग इन रे लाइट मैंने आपको बता दिया। लेज़र इसमें यूज़ की जाती है क्यों? क्योंकि लेज़र काफ़ी ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की होती है और इसमें क्या 1 इन अ मिलियन चांस है कि भई कोई एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा, तो मतलब काफ़ी लो चांस होता है। तो इसके लिए हाई इंटेंसिटी लाइट ज़रूरत होती है। पोलर इसमें एक और चीज़ है जो रमन के अंदर हमें ना पोलराइज़ेबिलिटी चेंज का हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं। पोलराइज़ेशन आपको पता ही होगा जब किसी चीज़ को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है? तो पोलराइज़ बोलने में थोड़ी-सा विचल जाता है यार। पोलराइज़ेबिलिटी जो होती है वो चेंज कर जाए ना, तो उसको हम स्टडी करते हैं और आईआर में हम क्या करते हैं डायपोल मोमेंट जब चेंज करती है उसको करते हैं। डायपोल मोमेंट क्या होता है? अट्रैक्शन होता है चार्ज का। तो चार्ज का जो मॉलिक्यूल का बेसिकली क्या कर रहे हैं हम बेंड कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है डायपोल मोमेंट चेंज हो जाती है। ठीक है? एक्वस सैंपल को भी हम एनालाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिमिटेड है वाटर को हम स्ट्रांगली एब्ज़ॉर्ब आईआर मतलब वाटर को हम यूज़ नहीं कर सकते अच्छे से। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नीक है रमन ये थोड़ी-सी डिस्ट्रक्टिव है, इसमें पैलेट बनती है। ये कुछ बेसिक से प्रिंसिपल थे इसके। कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं? नारकोटिक में, एक्सप्लोज़िव में, इंक में, जेमस्टोन वगैरह में, जैसे डायमंड वगैरह, आर्ट फोर्जरी वगैरह में, ठीक है? पोर्टेबल हैंडेल्ड रमन यूज़ एट क्राइम सीन। तो कुछ पोर्टेबल जो रमन जो बीम्स होती है, मतलब जो एक तरीके से हमारे पास कुछ डिटेक्टर्स बने हुए हैं, जो हम पोर्टेबल होते हैं, क्राइम सीन पे लेके जा सकते हैं, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक्स-रे फ्लोरेसेंस को हम देख लेते हैं एक बार। तो यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मुझे लगता नहीं आप लोग ज़्यादा लंबी वीडियोज़ देखना पसंद करोगे, तो मैं अब जल्दी-जल्दी खत्म करने की इसको कोशिश करूँगा। कि आपको मोटा-मोटा बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या होता है। तो एक्स-रे क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जब हम सैंपल को है ना हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट से फेंकते हैं, सैंपल के ऊपर डालते हैं, उससे क्या होता है जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ना इनर सेल वाले, वो इजेक्ट हो जाते हैं। जो बाहर वाले बचते हैं वो उसको फिल करने के लिए अंदर कूद जाते हैं। तो जिसकी वजह से है ना एक्स-रे रिलीज़ होती है जो कि हमें चाहिए। अब उस एक्स-रे को यूज़ करके हम सैंपल को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक्स-रे ट्यूब होती है, ठीक है? सैंपल के ऊपर जाती है, ठीक है? एनर्जी को डिस्पर्स करती है, ईडीएक्स जिसको बोला जाता है, एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स-रे। तो फिर उसके बाद हमें एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, एक एलिमेंट है, उसके ऊपर हम लाइट डाल देंगे, उसके जो इनर साइड वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इजेक्ट हो जाएँगे और जो बाहर वाले हैं, वो क्या है, अंदर वाले सेल पे कूद जाएँगे। अब वो जो कूदेंगे ना अंदर, तो एक एक्स-रे को एमिट करेंगे, ठीक है? अब उस एक्स-रे की हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, फिर हम ये बता सकते हैं, हाँ भई, ये चीज़ हो सक अब इसके क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्नीक है, मल्टी एलिमेंट एनालिसिस हम कर सकते हैं। इसमें हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं मोस्टली, ठीक है? तो अब हम आ जाते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। इसकी जो सबसे बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन है वो है जीसीएमएस गैस क्रोमैटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपको नहीं पता तो गैस क्रोमैटोग्राफी पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और यार इतनी लंबी वीडियो है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आपसे। तो अभी क्या है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या सेपरेट करते हैं मास टू चार्ज रेशियो के बेस पे, ठीक है? मतलब जो उसका मास होगा, उस पे कितना चार्ज होगा, उसके बेसिस पे हम सेपरेट करते हैं चीज़ों को। अब क्या है सबसे जैसे जीसीएमएस है, जीसीएमएस के अंदर जीसी में हम कैसे सेपरेट करते हैं, जिसको सबसे पहले वो वेपोराइज़ कर देते हैं, ठीक है? वेपोराइज़ के लिए बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा, जो जितनी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जल्दी आगे चला जाएगा। उसके बाद जितनी उसकी स्टेशनरी फेज़ के साथ जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, वो उतना स्लो चलेगा, जितनी कम होगी, वो उतना ज़्यादा आगे चला जाएगा। तो ऐसे हमारे पास कंपाउंड अलग हो जाएँगे। उसके बाद हो जाता है एमएस के अंदर, वेयर वहाँ पे क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड लगी रहती है, जो उसको मास टू चार्ज रेशियो पे सेपरेट कर देती है, फिर बाद में हम डिटेक्टर से एनालाइज़ कर सकते हैं। ये उसका कुछ ये रहा जीसी कॉलम में ट्रांसफर फिर आयन सोर्स के ऊपर जाएगा, मास एनालाइज़ करेगा, ये मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी खुद में काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो ये हमारे पास बेसिक सी चीज़ें थी, ठीक है? और जीसीएमएस के आप कुछ फ़ायदे देख लो आप जैसे कि ड्रग टॉक्सिकोलॉजी में, एक्सप्लोज़िव में, आर्सन में,
एनवायरमेंटल फोरेंसिक्स में और वीओसी यानी कि क्या बोलते हैं वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और या फिर डिकम्पोजिशन वगैरह वाले में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं एनएमआर को इसमें वीडियो में नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और उसको मैं 1-2 मिनट में समझा नहीं पा रहा था। तो यार उसको अलग से ही समझेंगे, समझने की कोशिश करना यार। वरना वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो देखते भी नहीं हो आप लोग यार, थोड़ा-सा सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, इससे फालतू कोई रिक्वेस्ट नहीं है। तो अब देख लेते हैं फ्लोरेसेंस में आप सबको पता है फ्लोरेसेंस क्या होती है, जब भी एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रॉन को वो एक्साइट कर जाता है, जब वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पे आता है कुछ वेवलेंथ को रिलीज़ करता है जो कि फ्लोरेसेंस की फॉर्म में होती है जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब वो जो डिटेक्शन करते हैं हम वही हमारे लिए फ्लोरेसेंस हो जाती है, ठीक है? बेसिकली तो वही है, सब फालतू कुछ नहीं है इसके अंदर। अब ये जो एक्साइटेशन है वो हम किससे कर सकते हैं? ज़ीनोन आर्क लैंप से कर सकते हैं या फिर यूवी लेज़र से कर सकते हैं। मोनोक्रोमेटर इसमें यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है? सैंपल सेल का 1 सेंटीमीटर क्वार्ट्ज क्यूबेट, ये इतना ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम पर्टिकुलर में बात करेंगे तब ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे। फ्लोरेसेंस तो आप बेसिकली समझ ही गए होंगे, जो इलेक्ट्रॉन जो लाइट ग्राउंड स्टेट में आने के लिए फेंकता है, उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं फ्लोरेसेंस को, ठीक है? अब उसके लिए डिटेक्टर कौन-सा यूज़ कर सकते हैं हम? पीएमटी यूज़ कर सकते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक? अब इसके बाद कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी फोरेंसिक लेटर फिंगरप्रिंट डिटेक्शन में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि निनाइडिन डीएफओ, डीएफ आपको नहीं पता तो एक फ्लोरेसेंस मेथड है जिसको हम फिंगरप्रिंट डेवलप करते हैं जो फ्लोरोमेट्रिक होता है तो उसको लाइट डालनी पड़ती है उसको देखने के लिए। तो एक रोडामाइन 6G फ्लोरेसेंट एजेंट भी होता है वो भी सेम काम है फ्लोरेसेंट ही शो करता है फिंगरप्रिंट की। बॉडी फ्लूइड डिटेक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सीमन सलाइवा वगैरह के लिए, ड्रग एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एलएसडी के लिए, एफ्लाटॉक्सिन्स के लिए। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में फ्लोरेसेंट पेपर और उसकी इंक डिटेक्शन के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। पीएएच पॉली एक्रिलिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की भी स्टडी इससे हम कर सकते हैं। तो यार आज की वीडियो को इतना ही खत्म करते हैं वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यार आई होप आपको पसंद आई हो ये वीडियो, यार इतनी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए, मैं इतनी मेहनत करता हूँ यार। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।